करें? हाँ शुरू कर। नमस्कार साथियों, आज हम सभी जनता लाइव रॉक्स के लाइव स्टूडियो पे खड़े हैं, जो कि हमारा आउटडोर डिबेट होता है। आज का मुद्दा हमारे सिर्फ सरकारी जो भी सरकारी योजनाओं या जो भी योजना है उन सब के मुद्दों पर चर्चा होगी। आज के हमारे जनता लाइव रॉक्स के स्पॉन्सर्स काशी पब्लिक स्कूल और गुरु एकेडमी हैं। अब मैं कुछ काशी पब्लिक स्कूल के बारे में बता दूं। काशी पब्लिक स्कूल में अच्छी सुविधाएं से लेके हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम दोनों व्यवस्थाओं में शिक्षा दी जाती हैं। यहाँ तक कि कंप्यूटर, संगीत और अन्य शिक्षाओं की भी उपलब्धि है। दूसरे साथ ही हमारा गुरु एकेडमी ये भी 2019 से निःशुल्क शिक्षा के साथ एक ऐप भी डाउनलोड कर चुका है और अच्छी शिक्षा के साथ सबको शिक्षित कर रहा है। आइए हम हमारे कुछ साथियों से आपका परिचय करा देता हूँ। सबसे पहले हमारे वैभव त्रिपाठी जो कि कांग्रेस से आए हैं। दूसरे पे हमारे अरुण मौर्य जी जो कि बीजेपी से आए हैं। तीसरे हमारे शंकर जी जो कि रविशंकर जी जो कि रिसर्च स्कॉलर और राजनीतिक मुद्दे पे हैं। और चौथे पे हमारे विवेक गुप्ता जी जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। और पांचवें पे हमारे चेतन सिंह जी जो आरएसएस से हैं। इन सबका आप लोग के तालियों से स्वागत करिए। हमारे साथ एक विनय पांडे जी भी जो कि शिक्षा जगत से हैं। आज जनता रॉक्स के लाइव शो पे आज का मुद्दा है सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम किए हैं। अब इन्हीं से कुछ जुड़े सवाल जवाब मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ। अब मैं वैभव त्रिपाठी जी के पास जाके इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये महंगाई पे क्या कहना चाहते हैं। विकास की तुलना में महंगाई से क्यों? क्या विकास महंगाई के लिए ज़रूरी है? विकास महंगाई के लिए ज़रूरी है सवाल है या कुछ और? मामला ये है कि एक तरफ जहाँ ये सरकार 100 स्मार्ट सिटी का वादा लेके आई, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा लेके आई, महंगाई कम करने का वादा था, नारियों पर अत्याचार कम करने की बात थी, क्या ये सब हुआ है? इन सभी मुद्दों पर मोदी सरकार सुतल थी। 2 करोड़ रोजगार अगर सालाना देने की बात थी तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था, लेकिन जो एजेंसियों की रिपोर्ट है कि लगभग 13 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। ये है। महिला उत्पीड़न की बात करें, रेप की घटनाएं, इसमें सब भाजपा के नेताओं की संलिप्तता है। भाजपा के पदाधिकारी, भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक, ये सारे लोग संलिप्त हैं। देश का एक राज्य मणिपुर जहां भाजपा की सरकार है, वहां बेटियों की नग्न परेड कराई जाती है और प्रधानमंत्री जी की उस पर बोलती बंद है, कुछ बोलना ही नहीं चाहते। जब मणिपुर गए थे तो कहा कि मेरा बड़ा गहरा नाता है। कहते हैं कि परिवार, पूरा देश मेरा परिवार है। क्या वो मणिपुर की बहनें भी उनका परिवार हैं? क्या मणिपुर के वो लोग जो निर्ममता से उनकी हत्या हो रही है वो उनके परिवार हैं? अब आ जाते हैं महंगाई पे। जब 2014 में उन्होंने नारा दिया था बहुत महंगाई की, तो जनता ने ये सोचा था कि 400 का सिलेंडर मिल रहा है जी, महंगाई कम करेंगे तो 200 का सिलेंडर मिलेगा। हुआ क्या? 1200 तक पहुँच गया सिलेंडर। 70 रुपये का पेट्रोल मिलता था, लोगों ने सोचा कि 35 रुपये का पेट्रोल मिलेगा, 100 रुपये पहुँच गया। बाबा रामदेव कहते थे कि अगर 35 रुपये का पेट्रोल खरीदना है भाजपा को वोट करो। वो एजेंट बने थे, सलवार पहन के भाग रहे थे, आपको याद होगा। आगे आ जाते हैं, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा था। किसानों की आय दोगुनी होने की बजाय आधी हो गई। कैसे? कृषि उर्वरक, कृषि यंत्र, ये सब लगभग 3 गुना महंगा हो गया। डीजल 60 रुपये से 100 रुपये हो गया। ऐसी स्थिति में हर तरफ, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो श्रमिक हो, मनरेगा के बजट में भारी कटौती कर दी सरकार।
शिक्षा के बजट में कटौती कर दी, युवा परेशान है, छात्र परेशान है, फीस बेहिसाब बढ़ती जा रही है। इन सभी मुद्दों पे विफल 10 सालों में मोदी सरकार के पास एक भी उपलब्धि नहीं है वो ये कह सके 10 साल में नहीं है कुछ काम। धन्यवाद। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी से पूछना चाहूँगा कि अब धर्म को लेकर क्या बोलना चाहेंगे। 2014 तक देश की न्यायपालिका में जो मामला चल रहा था, ग्राम पाकिस्तान पिछले 500 वर्षों से देश के अंदर मामला चल रहा था। हमारे कुछ भाई मेरे ही साथ विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। उनका कहना है कि धर्म से मंदिर से क्या होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया, ट्रेन का टर्मिनल्स बन गया, 5 स्टार लगभग 7-8 होटल बन गए। फिर लोग पूछते हैं कि उसमें आम व्यक्ति का क्या मतलब है। मैं बताना चाहूँगा कि अरबपति लोग उस होटल में जाकर काम नहीं करते। 500 से अधिक फूल माला की दुकान खुली है, वहाँ पे पानी एवरेज डेली 30 से 40 लाख का खाली पानी बोतल। ऑटो वाले, टोटो वाले, होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, एयरपोर्ट वाले, केवल उसमें व्यक्ति रोजगार मिला। अब रोजगार को आप किस दृष्टि से देखते हैं? सरकारी नौकरी की दृष्टि से रोजगार को देख रहे हैं, या फिर पैसे जो हर व्यक्ति पैसा, हर हाथ में पैसा आ रहा है उसको आप रोजगार की दृष्टि से देख रहे हैं? बनारस में 9 लाख से अधिक टोटो वाले भाई हैं, तो लगभग डेली 2 से 3 हज़ार कमा रहे हैं। 9 लाख जवाब देंगे। 9 लाख रजिस्ट्रेशन है इसका इसी बनारस के अंदर। भाई को ज़्यादा पानी 40 से 50 लाख केवल पानी बोतल का बिक रहा है। आप अभी चाहेंगे होटल देना, 5,000 में भी होटल नहीं मिलेगा। आ जाइए। हर घर में होटल बन गया है, हर घर में होटल बन गया है। हर व्यक्ति डेली का 1 लाख का डेली का इनकम वो कर रहा है। फिर भी यदि सब बेकार है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के सारे नेताओं को इनवाइट किया कि विश्व के किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लाइए और ईवीएम को हैक करके दिखाइए। देश का एक नेता नहीं गया। फिर तब या तो फिर आप 125 करोड़ जनता को चुतिया समझ रहे हैं, वोट भारतीय जनता पार्टी को कर रही है, तो यही भाजपा की भाषा शैली है। नहीं, ये वास्तविकता है। शैली कांग्रेस नहीं सिखाएगी। ज्ञान से एकता की बात करने वाले व्यक्ति को कांग्रेस क्या शैली? अगर धर्म नेता जनता मानती, धर्म को मानती है, तो सरकार हर नाम के पीछे उसका सरनेम क्यों मांगती है और सरकार जाति प्रमाण पत्र क्यों मांगती है? एक बार उनसे पहले थोड़ा पूछ लीजिए रोजगार का मतलब क्या होता है, तब मैं जवाब दूंगा। इसका भी जवाब दूंगा। बस रोजगार का मतलब थोड़ा हमें बता दें। ये आप लोग इधर बैठ जाइए। रोजगार का मतलब जवाब नहीं है, जवाब है। बस आप जनता से क्वेश्चन कब पूछा जाएगा? जनता से क्वेश्चन कब पूछा जाएगा? अगर धर्म की आप बात करते हैं, धर्म की राजनीति कौन करता है? धर्म की राजनीति कौन? बस कॉलोनी की भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का परिवार, वो हमेशा उसके साथ विकास की बात करते हुए आए। राम मंदिर की बात कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं, भाजपा ही कर रहे हैं, भाजपा के साथी कर रहे हैं, या मैंने किया? मैंने वो बातें कही जो जनता के लिए महंगाई, बेरोजगारी, जो मूल मुद्दे हैं उसकी मैंने बात की, और भाई ने मंदिर की बात की। फर्क ये है कि मोदी जी ये चाहते हैं कि पूरे देश को पकौड़ा तलने वाला मजदूर बना दिया जाए। आखिर जब पूरा देश पकौड़ा ही चलेगा तो खाने वाला कोई होना चाहिए। सवाल बड़ा है। बच्चों की फीस इस कदर बढ़ती जा रही है कि गरीब आदमी अपने बच्चे को मजदूरी करके पढ़ा नहीं सकता। क्यों? तो गरीब आदमी जब पढ़ लिख लेगा तो समस्या ये है कि इनके रैलियों में नारेबाजी करने कौन जाएगा? रोजगार इसलिए ये नहीं देते क्योंकि इनकी रैलियों में भीड़ चाहिए वो गरीबों के बच्चों की। इनको धर्म की राजनीति ये करते हैं। रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली है। आपको ये बता दें 2004-2014 में कांग्रेस की सरकार के बाद कितने घोटाले हुए, सब ऑन रिकॉर्ड है। रोजगार जो मिला है, जिस पोर्टल से रोजगार का डेटा अपलोड होता था उस पोर्टल को मोदी सरकार ने बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया क्योंकि इनकी नाकामी बेपर्दा हो जाती, पब्लिक को पता चल जाता कि हर महीने रोजगार नहीं मिल रहे हैं। सवाल बड़ा ये है कि ये विकास की बात, वादे 15 लाख से शुरू हुई बात 5 किलो राशन पे आके टिक जाती है। सवाल बड़ा ये है कि गरीब आदमी को 5 किलो राशन मत दीजिए आप,
लेकिन अगर उसको 400-500 का गैस सिलेंडर देंगे तो उससे उसका जीवन ज्यादा आसान होगा। आप इस बात को मानते हैं? पूछिए इनसे कि 500 का सिलेंडर ठीक है या 1000 का, जवाब दे दे भाजपा के साथी। और ये 500 का सिलेंडर या 1200 का, ये अलग बात। ये बात अलग है, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ये। हमने आपके बीच में नहीं बोला, बात को पूरी सुनिए ना। पता है विपक्ष की क्या आदत है? सरकार भी तो जनता बनाती है। विपक्ष की पता है बड़ी सबसे बड़ी क्या दिक्कत है? वो जो क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर नहीं कर सकते, आंसर सुनने में उनके पास हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो चीज उन्होंने नहीं की जो अब हो रहा है मोदी जी की सरकार में, वो देख के इनको बड़ा अजीब लग रहा है कि इतना सब कुछ हो गया है। हम 2 बार से सरकार में नहीं आ रहे हैं, अभी फिर चुनाव होने वाला है। इस बार भारतीय जनता पार्टी कम से कम 350 से ज़्यादा सीट लेके आ रही है वापस। और रही बात, एक चीज और बतला दूं कि हर जगह जवाब नहीं दिया आपने 500 का सिलेंडर। विकास जहाँ होता है, सिलेंडर 500 सिलेंडर क्या आपके सरकार में महंगाई नहीं आई थी? आप 2004-2003 में तो यहाँ जो गरीब जनता, यहाँ जो पब्लिक है उनसे पूछ लो भैया कि 400 रुपये का सिलेंडर महंगा होता है या 1000 का। ये भी बात पूछ लो, अभी पता चल जाएगा, पब्लिक से पूछ लो आप। इस सरकार में इतना विकास हुआ, ये कांग्रेस की सरकार में विकास हुआ और मंदिर आगे धर्म की राजनीति कौन करता है? बनारस बात मंदिर की कौन करता है? लखनऊ देखिए, दिल्ली देखिए, एक भी स्मार्ट सिटी बता दीजिए। मैं इसी बनारस में इसी गली से चलते हैं, सीवर ओवरफ्लो होते, गंदी बजबजाती नालियां अभी दिखा देते हैं, अभी कब नहीं। मंत्री है प्रदेश सरकार में यहाँ से, जो उनके घर के पीछे वाली गली में दिखाता हूँ, गरीब आदमी के लिए बजबजाती नालियां हैं और गंदी गलियां हैं। जो सिर्फ मेन रोड बनाने से विकास नहीं होता, विकास गरीब जनता के गंदी नालियाँ, ये गंदे जो आप बता रहे हैं, जो भी आप बता रहे हैं, ये तो 2014 से पहले भी था। अच्छा, मतलब ये वैसे रहना चाहिए आपके हिसाब से? वो बोलिए दो बात भाई मेरे। ये नालियों की जिम्मेदारी जानते हो किसकी है? नगर निगम की है। पिछले 35 वर्षों से नगर निगम भाजपा काबिज है नगर निगम में। तो ये नालियां अगर खराब हैं, ये सड़कें अगर टूटी हैं, ये तालाब का पानी गंदा है, तो इसके लिए नगर निगम का भाजपा जिम्मेदार है। और मैं बता दूं भाई, भाजपा के जो कह रहे थे कि 50 लाख का पानी बिक रहा है, जानते हैं वो क्यों? 50 लाख का पानी इसलिए बिक रहा है क्योंकि भाजपा जलकल और नगर निगम में जो इनकी सत्ता है वो साफ सुथरा पानी सप्लाई करने में विफल है। इस विफलता को ये गिना रहे हैं सफलता के रूप में। बड़ा सवाल है कि इस गरीब आदमी जो बैठा है अगल बगल, वो कै बोतल पानी खरीद के पी पाएगा या अपने परिवार को पिला पाएगा? अरुण जी, आप बताइए। आप कौन सा ऐसा पर्यटक जो बोतल का पानी ये खरीद कर पीते हैं? इसमें से कौन बोतल का पानी खरीद कर पीता है? मैं बोतल का पानी खरीद कर वही पीता है जो बाहर से आकर यहाँ पे पर्यटक के रूप में प्रवास कर रहा है। ये हर बिल्डिंग आप ये पूछिए कि लोगों ने अपने घरों में आरओ लगा रखा है कि नहीं पानी छान के पीने के लिए? कौन है यहाँ पे जो बिना आरओ के घर में पानी पी रहा है सप्लाई का? हाँ हाँ बिल्कुल है, संपन्न हो रहे हैं, हर हाथ रोजगार है, हर हाथ में पैसा है, सुविधाएं बढ़ेंगी। आज पहले के हमारे समय में, वही 14 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कि युवा साइकिल से चलता था तमाम तरह के। पर आज आईफोन से लेकर मार्केट में इतनी महंगी महंगी फोनें चल रही हैं, हर युवा के हाथ में स्मार्टफोन है, हर युवा के पास 14 से पहले साइकिल से चलता था, ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं। आज 14 से पहले 400 के सिलेंडर मिलता था, इसके बावजूद भी लोग लकड़ी से और गोहरी पे खाना बनाते थे। 44% से अधिक लोग, आज लगभग 92% लोग बस 1200 का 1400 का गैस सिलेंडर खरीदकर और खाना बना रहे हैं। कैसे? आखिर 400 का सिलेंडर खरीद के जो व्यक्ति खाना नहीं बना पाता था, आज कैसे वो 1100 का सिलेंडर खरीदकर 92% लोग खाना बना रहे हैं? सरकार का रोजगार पेट्रोलियम मंत्रालय का रिपोर्ट है, आइए पूरे बताते विश्व के हैं। इतिहास में 10 वर्षों में विश्व के किसी भी देश में इतना रोजगार नहीं मिला है। ये बहुत नाई, भाई। टोटो, एयरपोर्ट, रेल, मतलब मैं क्या जवाब बताऊं? सुन लीजिए, अब डेली जवाब 20 लाख लोग लगभग इसी बनारस शहर के अंदर आते हैं। सुन लीजिए और ये बोले कि 35 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोग नगर निगम का नेतृत्व कर रहे हैं। बिल्कुल सही।
फिर इस काशीवासियों का अपमान आप कर रहे हैं। काशीवासी क्यों नहीं आपको नगर निगम में कुर्सी पर बैठा रहे हैं, या फिर काशीवासी को आप पागल कहना चाह रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से? काशीवासी पागल हैं, इसलिए 35 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के मेयर। अरे तो ये 70 एक अब ये देखिए हमारी जनता है, आप बोलते हैं इन लोग की बात आप सुन ली है। अब आइए हम ये जनता के पास चलते हैं। मुझे ये पूछना है कि अगर भाजपा के नगर निगम पे अगर सवाल कहने से जनता का अपमान है, तो क्या 70 साल पे सवाल उठाने से हमारे बाप दादा का अपमान नहीं होता है? 400 वाले पार्टी को बुला दीजिए, वो हर घर में आरो पानी देने लगेगी। वोट करिए, अभी नगर निगम में मतदान होने वाला है, अभी जस्ट होगा, मतदान करिए, परिवर्तन लाइए। सर मेरा एक सवाल है सत्ता पक्ष से। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि भारतीय सुप्रीम और ईवीएम इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि ईवीएम जिसको चैलेंज किया था कि आके जिसको ईवीएम में छेड़खानी करनी है करके दिखा दे। लेकिन एक चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने ही अच्छे हैं, इतने ही लोकप्रिय हैं, तो चुनाव आयोग की नियुक्ति में उन्होंने अपना हस्तक्षेप क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद भी क्यों उसको उलट? जब उसमें साफ साफ प्रधानमंत्री थे, CGI चंद्रचूड़ थे और विपक्ष के नेता थे, तो उसमें क्यों चंद्रचूड़ साहब को हटाकर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी को डाला? अगर वो चुनाव में बेईमानी नहीं कर रहे, निष्पक्ष हैं, तो क्यों उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश को पलटा? इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, RSS के लोगों से भी जानना चाहूँगा सर से लेना चाहता हूँ कि आखिर चुनाव में उन्होंने ऐसी फेरबदल क्यों किया? अगर आपके अंदर बेईमानी करने का वो नहीं है तो अलग सवाल, ये भाजपा के लोग पहले ये भाजपा से सवाल है, इसका क्लैरिफिकेशन तो वो दे दें। सत्ता वाले दें। ये जो बातें आप अभी बोल रहे हैं, क्या ये पूर्व में हुआ? TN सेशन चुनाव आयोग के उस समय की इतिहास आपको याद है? जी जी TN सेशन के जी समय जी और जो गलत है मैं उसको गलत सर, TN सेशन के को और आज के चुनाव आयुक्त को आप कंपेयर कर सकते हैं एक साथ? नहीं, उस समय एक हुआ करते थे, उनके अगल बगल में उनको कमजोर सर मेरा सवाल आप सवाल से भटका रहे। मेरा सवाल है कि मोदी जी ने क्यों CGI को हटा के अमित शाह को रखा? मेरा सवाल ये है, मैं चुनाव TN सेशन जब राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने लगे सर, अगर नहीं पहले बैठाया गया, मोदी जी ने नहीं सेशन के टाइम की मोदी जी ने नहीं ना TN सेशन के समय से हुआ भाई, वो अगल में बगल में चुनाव सुधार के लिए कौन जिम्मेदार है? मोदी जी जिम्मेदार है, नहीं ना? चुनाव सुप्रीम आयोग कोर्ट के काम कर रहा सवाल है। से आप भटका रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही कि भाई जब तक कोई निष्पक्ष इलेक्शन कमिश्नर और CEC को नियुक्ति की व्यवस्था नहीं बनाते, तब तक आप CJI नेता प्रतिपक्ष और सत्ता का जो लीडर ऑफ द हाउस प्रधानमंत्री, ये 3 लोग मिलकर जब नियुक्ति करेंगे तो निष्पक्षता थोड़ी दिखेगी। आखिर ये क्या कारण था? मोदी जी को किस बात की डर थी कि उन्होंने CJI को हटाया? अभी आपको पता होगा कि ये लोग अगर इतना ही लोकप्रिय हैं, भाई कह रहे थे 350, मोदी जी कहते हैं 400, सवाल बड़ा ये है 400 पार आओ। मैं कहता हूं कि भाजपा की होगी 400 सीटों पर हार, लिख के ले लेना आज की बात। और मैं आपको बता दूं, ये अगर सरकार इतनी ही लोकप्रिय होती तो आज यहाँ कोई भाजपा का बड़ा नेता बैठा होता। क्यों नहीं आए? इसीलिए नहीं आए क्योंकि जवाब नहीं दे सकते हैं। और मोदी जी ने अगर विकास किया होता, इतना ही लोकप्रिय होते, तो भैया 20 करोड़ लोगों को जब वो रोजगार दे देते वादे के मुताबिक ना, तो 5 लोगों का एक परिवार का साइज होता है। 100 करोड़ लोगों को सम्मान से जीवन जीना को मिलता और 80 करोड़ लोगों को इनको 5 किलो राशन नहीं देना पड़ता। भैया बात कर रहे हैं कि मोदी जी बनारस चुनाव, ये बता दीजिए भैया आखिर क्या रीजन रहा कि सोनिया गांधी को अरे आप सवाल का जवाब दे नहीं रहे हैं। जवाब क्यों भेजना पड़ा? क्या आपको इतना लगता है कि आप 2 सीट पर नहीं जीत सकते हैं? बनारस में प्रधानमंत्री के सामने खड़ा होने के लिए विश्वास नेता नहीं है। इन्हें बहुत टाइम लग रहा है खोजने में कौन है। राहुल गांधी वायनाड भाग गए, हमने प्रियंका गांधी पता नहीं लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, क्योंकि परिवारवाद की परिवारवाद में एक और सिर्फ एक गठबंधन के नाम का अध्यक्ष, बाकी सारा फैसला 4 दीवार के अंदर होता है। तो हर बात में बोलते मोदी सरकार। एक बात और बतला दूं, अगर इतना ही आपको है, अखिलेश यादव जी ने क्यों उनको इतना दिल लगा दिया? राहुल जी से बात कर कितने दौर में बात की, कितनी काफी आई,
सरकार जवाब देने से भाग रही है। सत्ता पक्ष अपने जवाब जो पब्लिक ने सवाल किया उसका भी जवाब नहीं दे रहे, जो हमने, क्योंकि सत्ता की जिम्मेदारी जवाबदेही की होती है। जवाब देने की आवश्यकता, जवाब सुनने में हिम्मत नहीं है उनकी। चलिए जवाब के बीच में इंटरफेरेंस कर जाएंगे। आइए मैं एक और हमारे साथ जो आप आम आदमी पार्टी के सर बैठे हैं इनसे पूछना चाहेंगे, आप इस सरकार के धर्म विकास और तो क्या बोलना चाहते हैं? क्या आप इन सभी बातों से सहमत हैं या अपनी असहमति है, वो भी बताएं। धर्म की राजनीति करनी, भैया ये उनका विकास से कोई केवल और धर्म और धार्मिक मुद्दे के आधार पर जो भी प्रोपेगेंडा रचा हुआ है उसकी बात करना है। नहीं, ये जो आपने कहा कि बीजेपी धर्म से करना चाहती है, इसका क्या मतलब है? कोई मेन मतलब मुद्दा बताइए, राजनीति और धर्म के अलावा और कुछ। भाई धर्म धार्मिक मुद्दों पर तो ये वोट मांगते हैं। ये बताइए, जब 4 शंकराचार्य जो हमारे हैं चारों हिंदुओं के, जब उन्होंने कहा कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है ये 22 तारीख को नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? कि पीछे वजह थी कि मंदिर अभी अधूरा है। अभी आप जाकर देख सकते हैं अयोध्या में मंदिर का काम चल रहा है। हमारे जगत गुरु श्री नरेंद्र मोदी जी उनसे ही बड़े हो चुके हैं। चारों जो हमारे शंकराचार्य थे उनकी बातों को उन्होंने डिनाइल कर दिया। उसके ऊपर से उनको भाई प्राण प्रतिष्ठा करनी थी। तो शास्त्र में एक है, और ये शास्त्र में कहा गया है कि कोई भी शादीशुदा पुरुष जब उसकी शादी विवाह हो जाता है तो वो अपनी पत्नी के बिना किसी भी अनुष्ठान में अगर शामिल होता है तो वो पूरा नहीं माना जाता। 7 वचन, जब 7 वचन शादी के लेते हैं लोग, उसमें एक ये वचन भी होता है, लेकिन अब पता नहीं यशोदा बहन ने कहा है मुझे पता नहीं है। और उनके बिना इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया, प्राण प्रतिष्ठित किया, उससे क्या फलीभूत होगा क्या नहीं होगा, ये क्यों किया गया आप सब समझ सकते हैं। भाई इतनी जल्दी क्यों? 24 के बाद भी हो सकता है। भाई आप 4 सीट लाने वाले हैं तो आपको इतनी जल्दी क्यों मची हुई है? आप और बड़े तरीके से आयोजन करके इसे कर सकते हैं। चारों शंकराचार्य भी तक कोई अपनी आपत्ति नहीं दर्ज करा पाते। तो इसका मुद्दा ये है कि मोदी के पूरे चुनाव को विकास से करके सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर लाया गया, सिर्फ और सिर्फ जो है कट्टरपंथ को फैलाया। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ये वोट के लिए धर्म का सहारा लेती है, ठीक है, और धार्मिक है नहीं, बहुत बड़े मोदी की माँ मरी। हमारे यहाँ जब माँ मरती है माल घुमाया जाता है, थोड़ा सा तेज बोलिए, ताकि लोगों को सुनाई दे। माँ मरी, मोदी जी बाल और दाढ़ी बनवाए, सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं। ये ढोंगी, पूरे तरह ढोंगी है। सहमत हैं आप इनकी बात से? आपकी बात होती है ना तो पर्सनल इशू पे आ जाते हैं लोग। विकास जब बात होती है सब की बात होती है, उन्होंने बोला कि अयोध्या 500 तो नहीं बन पा रही। उस टाइम आप लोग कहाँ थे? 2004 से 2014 तक आपकी सरकार थी, उस टाइम आप लोग कहाँ थे? ये सवाल हमारा भी आप सभी का। बीजेपी के आने से राम मंदिर का हुआ। कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार थी जिसने अपने 24 वकील भी खड़ी किए थे राम मंदिर के नाम पर। अरे सुन लो पहले, आपके पास झूठ बोलना है। अरे सुनिए पहले, मैं आपको बताता हूँ। एक तो पहले जो वकील होता है वो पार्टी का नहीं होता है, वो उस क्लाइंट का वकील होता है। और राम जेठमलानी भी अफजल गुरु के वकील थे जो भाजपा के राज्यसभा सांसद। तो वकील बतौर प्रोफेशनल क्लाइंट के लिए खड़ा होता है, तो उसको इस तरीके से मैच नहीं करता। दूसरी बात, इनकी बातों को बेपर्दा मैं ऐसे करता हूँ कि प्रवीण भाई तोगड़िया जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकारें थी या बाकी दलों की सरकारें थी तो हम मांग करते थे कि राम मंदिर का कानून लेकर आइए और मंदिर निर्माण कराइए। कांग्रेस को हम इसी बेस पे कहते थे कि राम के खिलाफ है, राम को नहीं मानते। लेकिन जब नरेंद्र भाई मोदी आपकी सरकार आ गई तो आप फिर क्यों नहीं इसको कानून बना के मंदिर बनाते हैं? जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उसी प्रवीण भाई तोगड़िया को, जिसको Z+ की सुरक्षा मिली थी, दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया विश्व हिंदू परिषद से।
और जानते हैं Z+ की जिसको सुरक्षा मिली थी वो आदमी अधमरे हालत में नाली के किनारे मिला। कैसे? उसी गुजरात में, क्योंकि इस सरकार ने उस व्यक्ति को किनारे लगाया। तो अगर कांग्रेस कानून बना के मंदिर नहीं बनाई, कांग्रेस का क्या कहना था? यही नहीं कहना था कि कोर्ट विल डिसाइड, कोर्ट जो निर्णय करेगा हम मानेंगे। वही चीज इस समय भी हुआ। तो ये कैसे कह सकते हैं? मोदी जी का एक चवन्नी का दान उसमें है क्या? देश की जो 140 करोड़ जनता है उसने जो चंदा दिया उससे वो मंदिर बन रहा है। सरकार का एक चवन्नी नहीं लगा है। सरकार ने कानून बना के मंदिर नहीं बनाया, सरकार ने कोर्ट के आदेशों पर मंदिर बनाया है। और इस बात के लिए कांग्रेस भी पहले ही कह रही थी कि जो कोर्ट का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। तो राम मंदिर में भाजपा और मोदी सरकार का कोई योगदान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ श्रेय लेने वाली बात है। अगर मेरी इन बातों को खंडन करें तो मैं बताऊं। बताइए, सहमत है आप इनकी बातों से? और पार्टियां देश की जो नहीं श्रेय लेना चाहती हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, और भी देश में पार्टियां हैं तो नहीं श्रेय लेना चाहती? क्योंकि राम के नाम का धंधा हम नहीं करते। हमारे राम आदर्श है, हम राम को आदर्श मानते हैं, राम की पूजा करते हैं और आस्था मेरी व्यक्तिगत बात है। इसके अंदर कम्युनिकेशन करने की क्षमता नहीं है, इसके अंदर तर्क करने की क्षमता नहीं है। डेली प्रॉम्प्टर से भाषण देने वाला आदमी कम्युनिकेशन की बात करता है। अब इनका मैंने 15 मिनट सुना, एक शब्द नहीं बोला। आप लोग खड़े हैं तो ये देखिए कैसे आपके पास ये जाएंगे, आप फिर बोलिएगा। आपने बोला उसका जवाब सुन लीजिए। कम से कम हिंदुता का लक्षण है कि आप उसका जवाब सुनिए पहले। देश की और पार्टियों की, भारतवर्ष के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, तो मंच पे आकर एक बार खाली जय श्री राम बोल दीजिए, या एक को खाली पट्टा लगा लीजिए एक बार, या आपके मन से एक स्वस्ति वाचन हो जाए, या एक बार माथे पे तिलक लगा। आपके माथे पे तिलक नहीं है, मेरे पे है। और धर्म की राजनीति की बात करते हो। जीवन भर मंच पर टोपी पहनकर नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति, क्या मस्जिद था तो धर्म की बात? आइए। आज मंदिर हो गया तो धर्म की बात हो गई। आज मंदिर हो गया तो धर्म की बात हो गई, और इससे पहले नहीं थी। देश के अंदर एक समय ऐसा है भाई, 5-5 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की किसी मस्जिद में नहीं जाएंगे, टोपी नहीं लगाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश जाएंगे, दुबई जाएंगे तो वहाँ चादर चढ़ाएंगे। झूठ बात है। ये कैसी बात है? इन बातों के लिए सवाल कीजिए। जिस देश में, जिस अरब कंट्री में रक्षा बांधने पे माथे पे चंदन लगाने पे, जिस अरब कंट्री में रक्षा बांधने पे माथे पे चंदन लगाने पे कारावास होती थी, आज वहाँ विश्व की सबसे बड़ी हिंदुओं का मंदिर नहीं, और वहाँ फूल माला बोल रहे हैं। बेसिक बात है, आप गूगल है, सैटेलाइट है, यही से आप देखिए। मैं आपको जवाब दे देता हूँ इनका। ऐसा है, ये फर्जी बात कर रहे हैं। कहीं भी विश्व का सबसे बड़ा हम उसी देश की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये सारे लोग मिलकर हर धर्म का सम्मान करते हैं। जहाँ हर धर्म का सम्मान होता है वहीं लोग नौकरी और व्यापार करने जाते हैं। ठीक है, समस्या क्या है कि यहाँ तो बस गूंगापंथी है, धर्म की कोई जानकारी नहीं है। टीका चंदन की बात कर रहे थे, टीका लगाया है का? वही पूछ लीजिए। मैंने लगाया है क्योंकि मैं बाबा का नित्य दर्शन करता हूँ। ये कई दिन जाते हैं। यहाँ व्यक्ति पे आ गए, पार्टी पे हट गए। क्या आप ये पार्टी मंच के लगा सकती है? संदेश खाली में इतना बड़ा मुद्दा हुआ, महिलाओं को बिल्कुल क्यों नहीं कहिए? अब मैं आपको बात पूरी कर रहा हूं। भैया, प्रधानमंत्री जी संदेश खाली जाना चाहते हैं, चाहिए, स्वागत है। मणिपुर नहीं जाएंगे। मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? PHU की उस छात्रा के साथ इनके भाजपा के पदाधिकारियों ने गैंगरेप किया, बंदूक की नोक पे। शर्म क्यों नहीं आई कि 3 बार प्रधानमंत्री आ चुके, उस बच्ची से क्यों नहीं मिलने गए? इस बात पर रविशंकर जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं एक राजनीतिक होने के कारण जो है मैं किसी पार्टी से प्रतिबद्ध नहीं हूँ। मैं एक निष्पक्ष जो है अपना विचार रखता हूँ। मेरे हाथ में देखिए ये भारतीय जनता पार्टी और साथ में कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये मैं दिखा देता हूँ। यहाँ साफ साफ अभी भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है। इनके 5 मुद्दों पे बात, कैमरा की तरफ थोड़ा दिखा दीजिए। ये उनके 5 जूम किया जाए इसको आप देख सकते हैं। 5 मुद्दे जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में दिया है, उसके बारे में मैं दिखा दूं। अभी कांग्रेस पे ही बात करूँगा। ये आप देख रहे हैं, मैं बहुत देर से सबको सुन रहा था। सबसे पहला मुद्दा इन्होंने कहा है कि जो है
जल एक जो कॉमन सी बात है, मैं बहुत बड़े बड़े चीज़ों की बात नहीं करूंगा, अभी लोकल मुद्दे की बात करूंगा। हम जल जीवन मिशन आरंभ कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम वर्ष 2024 तक प्रत्येक परिवार को पाइप से पानी आपूर्ति के लिए विशेष कार्यक्रम नल से जल चलाएंगे। खाना पूर्ति के लिए बहुत जगह चलाया गया है और इस पे जनता अपना विचार देखेगी कि क्या जल नल की व्यवस्था जो की गई है वहाँ पे शुद्ध जल आता है कि नहीं आता है। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक मेरे घर में जो है शुद्ध जल तो नहीं आता है और जल आने का भी समय बहुत लिमिटेड है। दूसरा, ये सड़क से समृद्धि की तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है लीपा पोती बड़ी तेज कर रही है। अभी जो है सिगरा की सड़क धंस गई और लखनऊ में इतना धंस गया कि कार उसमें धंस गई। और आज ये जरा स्वच्छता की ओर भी बढ़ जाइए। स्वच्छता के नाम पे जो कूड़ा निकाला जा रहा है उसका निस्तारण करने के लिए जो अगल बगल के गाँवों को भयानक प्रदूषित किया जा रहा है उसके बारे में भी बात होना चाहिए। सूचना से सशक्तिकरण की ओर 5वां मुद्दा जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, RTI मांगने पे हमारे कई मित्रों ने जो है RTI मांगा और अगर आप ज़्यादा डीप जाते हैं तो आपको जो है आपके ऊपर केस चला दिया जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ ये लोकतंत्र है, नीतितंत्र है या तानाशाही तंत्र है, इस पर भी बात करने की आवश्यकता है। अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है। इसके देखिए बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में दे रखा है फेडरलिज्म यानी संघवाद की बात किया है। अब जरा बताइए, अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव हो जाता है तो फिर कैसा संघवाद? क्षेत्रीय मुद्दे गायब हो जाएंगे। जल नल कल बिजली, यहाँ पे इतने पब्लिक है, जरा पूछिए आज से जो है स्मार्ट मीटर पहले नहीं लगा था तो बिजली का बिल कम आता था। तब 100 वाट और 200 वाट के बल्ब जलते थे, तब भी बिजली का बिल कम आता था। और आज जो है स्मार्ट मीटर लग गया, LED बल्ब लग गए जो 15 से 20 वाट तक में बहुत बढ़िया रोशनी देते हैं। पंखे 40 वाट के हो गए, जो 100 वाट के पंखे चलते थे, तब भी बिजली का बिल आज से 10 साल से पहले देखेंगे 4 से 5 गुना ज़्यादा आ रहा है। तो इस पे भी पार्टी को विचार करने की आवश्यकता है और जनता को जो है इस पे सोचना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे जैसे कांग्रेस की सरकार में पहले जितने पैसे हुआ करते थे, जितने पैसे कांग्रेस की सरकार में आवंटित हुआ करते थे, शायद ही उसका 10% जो है जनता के लिए खर्च होता था। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं यह स्पष्ट रूप से ये आरोप आपका बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में जो है पैसे जो आते हैं वो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन पर उनके कंपेयर में जो है ज़्यादा सदुपयोग में आ रहे हैं। अभी हमारे कुछ बड़े भाई साथी जो है बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार पे बात कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस को महाभ्रष्टाचार का मुद्दा पहले ही भूल चुका है। हाँ, बीजेपी का भ्रष्टाचार अभी दबा हुआ है क्योंकि ईडी और सीबीआई का जो है शिकंजा उनके हाथ में है। और आज अभी देखिए जो भी अभी कई मुद्दे निकल के सामने आए, टीवी न्यूज़ एंकरों ने एक आध दिन दिखा दिया भ्रष्टाचार। वो बीजेपी के बंगाल में मंत्री पैसा लेते हुए साथ वीडियो आया, कल तो वो बीजेपी में शामिल हो गए, उनको जेल नहीं हुआ, उनको जेल मिल गया। यानी जितने भ्रष्टाचारी हैं अगर बीजेपी में शामिल हो जाएं तो उनको बेल मिल जाता है। थोड़ा सा कांग्रेस पे भी आ जाते हैं। इंदिरा गांधी के समय में देखिए कितना ज्यादा जो है तानाशाही चरम पे था। हमको लगता है कि जो है आज तानाशाही पार्ट 2 पे जो है भारतीय जनता पार्टी भी आ गई। तो इस तरह के अभी भी मुद्दे हैं और भी हम आगे बात करेंगे। हम ट्रेन में पागल हो जाते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे भाई, निष्पक्षता उन्होंने दिखाई नहीं। मैं बता देता हूँ, जो स्वच्छ भारत मिशन कह रहे हैं ना, वो पहले संपूर्ण स्वच्छता अभियान, तो मोदी सरकार ने कुछ नाम बदला है और काम स्वच्छता क्या होता है? भ्रष्टाचार की बात, एक भी भ्रष्टाचार की जांच सरकार में नहीं हुई, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो पेगासस हो, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का 10,000 करोड़ हो। और है क्या कि मोदी जी पहले ईडी भेजते हैं, सीबीआई इनकम टैक्स भेजते हैं, फिर उसके बाद उनसे चुनावी चंदा ले लेते हैं, फिर उनका मामला खत्म। तो ये सरकारी तंत्र के साथ कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता था। मैं आपको बता रहा हूँ कि मोदी जी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, खुद ही कहा था कि 1 साल के अंदर सारे लोगों को जेल भेजेंगे। अरे सुन लीजिए, 12 दिन के अंदर जेल भेजेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आदमी 10 साल में जेल गया हो तो बता दीजिए। एक दूसरी बात, अपनी जांच क्यों नहीं होने देते? अगर इतने ही अच्छे हैं तो उनके खुले तो जांच करा देते, क्यों नहीं कराया? मैं बताता हूं कि कांग्रेस की सरकारों में जब आरोप लगे, विपक्ष ने मांग की
जांच की। कांग्रेस में मनमोहन सरकार ने अपने मंत्रियों के खिलाफ जांच कराई। पीछे बता देते हैं, राजीव गांधी के ऊपर जब भाजपा ने आरोप लगाया वो घोटाले का, सुप्रीम कोर्ट ने 35 साल बाद कहा कि एक रत्ती का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, झूठे आरोप है, मनगढ़ंत आरोप है। लेकिन राजीव गांधी ने कहा कि जब आरोप लगे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जांच कराएं, और हुआ। मोदी जी कहेंगे जांच नहीं होगी। मोदी जी क्या कहेंगे? हेमंता बिस्वा शर्मा बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी, भाजपा में आ जाएगा, उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। जिनके ऊपर भाजपा आरोप लगाती है भ्रष्टाचार के, वो जैसे ही भाजपा में आते हैं भाजपा वाले उसको पुखा बना लेते हैं। तो बात पूरी होने दो। अजीत पवार 2 दिन पहले प्रधानमंत्री कहते हैं 70,000 करोड़ का लुटेरा। जैसे ही वो भाजपा में जाते हैं डिप्टी सीएम बन जाते हैं और वित्त मंत्री भी। वित्त मंत्री मतलब जिसको चोर कहते थे उसी को तिजोरी की चाबी दे दी। ये है। अभी कई लोगों के ऊपर से ईडी के मामले हट गए। क्यों? पहले आप चोर कहते थे, सवाल बड़े, लेकिन भाजपा जवाब इसका मैनिफेस्टो जरा देखिए, यहाँ पे राहुल गांधी का चित्र बना हुआ है और साथ साथ ये इनके मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इन्होंने लिखा है कि मेरा किया हुआ वादा मैं कभी नहीं तोड़ा। तो आप बताइए कौन सा वादा टूटा? भ्रष्टाचार का वादा उन्होंने किया था कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार कब का ये मैनिफेस्टो है? क्या राहुल गांधी सरकार में है? उन्होंने लिखा है, सुनिए सुन लीजिए। हमने जो किया, हमने हर भ्रष्टाचार के उस आरोप की जांच कराई और जांच कराई। जांच में टूटी में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार के कोई साक्ष्य नहीं है। और ये बता दीजिए ऐसा हुआ। अभी महंगाई की बात कर रहे थे, पेट्रोल का मैं मुद्दा ले लेता हूँ। आज पेट्रोल चलिए 100 रुपया लीटर है। आज से जरा 10 साल पहले चले जाइए, 82 रुपया लीटर पेट्रोल जो है कहाँ बिका था? कहाँ? मैंने 71 देख लीजिए। मैं आपको बताता हूँ 2014 मई में। अरे सुन लीजिए, मैं 2011 71 अरे सुन लीजिए 2014 में प्रधानमंत्री सुनिए पहले बात 71 2014 मई में जब प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे तो 69 रुपए 77 पैसे उस दिन का पेट्रोल का रेट था। आप इसको वेरीफाई कर लेना। दूसरी चीज, अरे मैं 11 पे भी आता हूँ, 11 पे भी आता हूँ। जानते हैं 2014, अरे मैं बात पूरी कर दूं उसके बाद बता। मैं 11 नहीं, मैं बोलूंगा। वैभव जी सुनिए 2014 मई में $122 कच्चा तेल था और पेट्रोल का रेट था 70 रुपए। 2014 में $122 कच्चा तेल था और पेट्रोल था 70 रुपए। 2011 में $167 कच्चा तेल था। जो ये बता रहे हैं बनारस में कभी 82 रुपए नहीं हुआ, 82 रुपए बॉम्बे में हुआ था। 71 से ऊपर नहीं है, बॉम्बे में 82 रुपए हुआ था। लेकिन ये भाई बताएं कि आज जब कच्चा तेल $70 प्रति बैरल है तो पेट्रोल 100 रुपए क्यों? अरे और लोग बोलने भी पहले तो मेरा भाई साहब से रिक्वेस्ट है कि सबका बात सुने, पेशेंस रखें, क्योंकि सारा $70 पे 100 रुपए क्यों है ये बता दो। ठीक है, आप बोलिए। $70 पे 100 रुपया क्यों है ये देखिए। मैं किसी पार्टी का पक्ष तो रख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हूँ। तो मैं सिर्फ वो मुद्दे बोलूँगा जो दोनों पार्टियाँ बता रही हैं। अभी देखिए मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं रख रहा हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो है अभी तुरंत जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड पे जरा चर्चा कर लीजिए। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात कर रहे थे कि लगातार चर्चा में है। तो 5,000 करोड़ का अभी जो है 2023 का डाटा है, 5,000 करोड़ चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। 900 कुछ रुपए का चंदा जो है अब हमारी जनता को इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में थोड़ा विस्तार में समझा दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है वह जब कोई भी व्यक्ति SBI के अंदर एक फंड बनाया जाता है पार्टी के नाम से और कोई भी व्यक्ति जो है उसमें चंदा देता है, जिसको जो है हिडन फॉर्म में रखा जाता है, उसको बताया नहीं जाता। अभी जो है मेरे पास 3-4 डाटा है, मैं आपको दिखा दूँ। अभी जो है ये देखिए, ये देख रहे हैं 3-4 कंपनियों का आप देख सकते हैं कि इसमें जो है यशोदा स्टील का
162 करोड़ का इन्होंने चंदा दिया, उसको अभी इतना सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद इतना दिखाया गया। ये जो चंदा दिया जाता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अभी 1000 करोड़ का 1200 करोड़ का चंदा मिला, तो ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि किस पार्टी को कितना मिला है। लेकिन पार्टी ने जो है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी 5,000 एक सर्वे में निकल के आया है, एडीएस सर्वे रिपोर्ट जो है कि 5,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को मिला, 957 करोड़ जो है चंदा जो है कांग्रेस को मिला। लेकिन क्या जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि कौन सा व्यक्ति आपको चंदा दे रहा है और उस चंदा का आप इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? जब ये बड़े बड़े कंपनियों का घोटाले निकलते हैं तो आप 5,000 करोड़ का घोटाला निकला तो आपने कहा कि पार्टी में चंदा डाल दीजिए, 1,000 करोड़ का चंदा डाल दिया और उसको 1,400 करोड़ का नया टेंडर मिल गया। ये किस तरह का जो है, ये किस तरह की नीति है? ये सबकी बातों से कोविड हम अपने कोविड का जनता के पास टीके का चलते हैं। मैटर भी था इसमें। कोविड का कोई टीका जो था उसमें उनका भी शायद चंदा आया हुआ था। रेमडेसिविर इंजेक्शन दूसरे मैन्युफैक्चरर को दवा ना सप्लाई हो, सेरम इंस्टीट्यूट हाँ का सेरम ने दिया था इसका। जो कोविड की वैक्सीन थी सेरम इंस्टीट्यूट की, तो उसमें भी जो है एक ही मतलब हिंदुस्तान ही ऐसा एक था। सीरम बाद में इंडस्ट्री कोवैक्सीन को अलाउ किया गया, पर कोविड के उस दौर में भी जब वैक्सीन की बहुत भारी कमी थी, भारत सरकार ने बाहर की दूसरी कंपनियां जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो है जिनके टीके लगाए जा रहे थे, उसके टीके को भारत में लोगों को नहीं लगाने दिया गया था, सिवाय जबकि टीके की भारी कमी थी। और उसी सीरम इंस्टीट्यूट ने उसी पीरियड के दौर में इलेक्टोरल बॉन्ड में भारी चंदा दिया हुआ है। 500 कुछ करोड़ का। चलिए अब मैं इन मुद्दों से हट के थोड़ा मोदी जी के एक जिन्होंने खास मुद्दा था उनका एक अग्निवीर, उनके बारे में थोड़ा जानकारी मैं अपने आम आदमी पार्टी के विवेक गुप्ता जी से पूछना चाहूँगा। बताइए आप इसके बारे में। हमारा अग्निवीर पे ये प्रश्न है, अगर अग्निवीर के लिए आपको 4 साल का मौका दे सकते हैं तो जो विधायक को हर साल की टिकट क्यों दिया जाता है? वही मैं कहना चाह रहा हूँ, देश की सेना को कमजोर करने का ये निर्णय किया गया। अगर क्या किया जाता है, हमारे देश की सैनिकों के पेंशन पर, तनख्वाह पर बजट है, उसका काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च जाता है डिफेंस बजट का सैनिकों के हमारे वेतन में और पेंशन में। अब आप क्या बताइए, सेना सैनिकों को किसी बोलने नहीं गोला बारूद से भी होती है। सबसे प्रथम जो सेना हमारी सैनिकों और सैनिक अपने आत्मबल से युद्ध लड़ता है। ये लेके चले आए 4 साल की योजना लेके चले आए, भारी विरोध हुआ, पूरे देश में हाहाकार मचा, युवाओं के बीच में काफ़ी उत्तेजना पाई गई, आगजनी हुई, बहुत कुछ हुआ। इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने उस डिसीजन को वापस नहीं किया। अभी एक नया खुलासा 2-3 महीने पहले हुआ है, जनरल M.M. नरवणे, इनके कार्यकाल में ये अनाउंस किया गया था कि ये कार्यकाल में ये योजना अनाउंस की गई थी, ये लागू किया गया था सन 2022, जहाँ तक याद है जून 2022। उसके बाद जनरल M.M. नरवणे रिटायर हो चुके हैं। अभी उनकी एक किताब आई है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। अभी ये किताब जो है रक्षा मंत्रालय ने पब्लिश करने से मना कर दिया है, सभी प्रकाशनों में। आप इसके बारे में गूगल करके जान सकते हैं। ये जनरल M.M. नरवणे पूर्व सेनाध्यक्ष ने लिखी, उसमें उस किताब में इन्होंने उल्लेख किया है कि कैसे पूर्व सेनाध्यक्ष और वायुसेनाध्यक्ष और नौसेनाध्यक्ष ने इस योजना का विरोध किया था, उसको मानने को भी तैयार हुए उसमें, लेकिन उन्होंने एक संशोधन करने के लिए रक्षा मंत्रालय से बात किया, कहा था अपना माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से। उसमें उनका ये तर्क था कि जो 25% की जो बार है, लिमिट है 25% की, कि 25 अगर मान लीजिए 100 हमारे युवा अग्निवीर बनते हैं, उसमें से 25 को हम आगे परमानेंट करेंगे, बाकी को 4 साल बाद हम रिटायर कर देंगे। पूर्व सेनाध्यक्ष और बाकी वायु सेनाध्यक्ष, नौ सेनाध्यक्ष का तर्क था, यानी सेना की तरफ से तर्क था कि कम से कम 75% जो हमारे अग्निवीर हैं उन्हें परमानेंट किया जाएगा। सरकार ने इसे मना कर दिया। प्लस कोई भी अग्निवीर अगर हमारा सीमा पे शहीद हो जाता है या किसी इंसर्जेंसी में शहीद हो जाता है तो उसे शहीद का दर्जा नहीं दे सकते।
उसे कैंटीन की सुविधा नहीं मिलती। अब आप यह बताइए, कोई अग्निवीर किस आत्मबल से दुश्मन का सामना करेगा? अगर उसके मन में यह भय बना रहे कि 4 साल बाद मुझे निकाल दिया जाएगा, तो शायद उसके मन में एक पल को सही अपने परिवार की याद आएगी। पहले की सरकारों में यह नियत था कि वो अपने 38 वर्ष की नौकरी पूरी करेगा, उसे कैंटीन की सुविधा मिलेगी और प्लस पेंशन की भी सुविधा मिलेगी। अगर यह नहीं मिल रही है तो अग्निवीर किस आत्मबल से सेना, हमारी जो सेना है, हमारी अग्निवीर है, वो दुश्मन सेना का मुकाबला करें? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये जो राष्ट्रवाद का दम भरने वाली बीजेपी, इसके पीछे क्या उसकी मंशा थी, आज तक इन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं किया। चलिए, आपकी बात हो गई। अब मैं बीजेपी के वक्ता अरुण जी के पास जाके कहना चाहूँगा कि आप एक जी की बात सहमत है? अग्निवीर का दूसरे रूप में समझा दिया गया जनता के बीच में। अग्निवीर का मतलब क्या है, पहले ये तो समझिए। अग्निवीर क्यों लाया गया? ये इजराइल के तर्ज पे लाया गया। अभी फिलिस्तीन और गाजा पट्टी में युद्ध हुआ, इजराइल का हर वह डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, नौजवान, पुरुष, महिलाएं, हर व्यक्ति हथियार उठाए अपने देश के लिए। उसी तर्ज पे अब गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। अग्निवीर का मतलब हमारे देश का हर नौजवान, 18 से 22 वर्ष का नौजवान भारतीय सेना का ट्रेनिंग लेगा। उसको एक मुफ्त वेतन भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि फ्री में ट्रेनिंग दिया जाएगा आपको। भारतीय सेना में आप 4 साल अपना सर्विस दीजिए, उसके बाद डॉक्टरी, इंजीनियर, साइंटिस्ट, जो भी करना हो, पत्रकारिता, सब कुछ करिए। 4 साल का पहले भारतीय सेना में ट्रेनिंग लीजिए, उसके एवज में आपको कुछ पैसा भी मिलेगा जिससे आपका और आपके घर का खर्च चल सके। लेकिन यहाँ पर उसका अलग बवंडर खड़ा कर दिया गया है। मैं राजनीतिक पार्टियों के लिए एक और सवाल जो है बोल देता हूँ। अभी जैसे देखेंगे आप, दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी लगातार जो है फ्रीबीज के कॉन्सेप्ट पे चल रही है। अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भी उसी को देखते हुए जो रोज विरोध कर रहे थे, उन्होंने भी जो है 300 यूनिट बिजली फ्री देने का मैनिफेस्टो में अपने जो है जारी कर दिया कि 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। अभी कांग्रेस के राहुल गांधी कल परसों जो है अपने बयान में जो है वहाँ जनता के बीच कह रहे हैं कि हम महिलाओं को जो है 1 लाख सालाना देंगे। मैं सारे राजनीतिक पार्टियों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो भी कुछ देना चाहते हो किसके पैसे से है, पहली बात। और दूसरी चीज़ कि इस तरह का लालच देके क्या आप लोगों को निठल्ला और बेरोजगार बनाए रखना चाहते हैं कि आपके पीछे ढोते रहें? ये मेरा कुछ सवाल है। भगत जी, आप बता दो। देखिए, फ्री भी जो आप कह रहे हैं, लगभग 23.5 लाख करोड़ उच्चन्न कारोबारियों का दस्तावेज माना। किसान का अगर कर्ज माफ होता है तो भाजपाइयों के पेट में दर्द होता है कि वो कामचोर हो जाएंगे, निठल्ले हो जाएंगे। ये गलत आदत है। लेकिन जब कारोबारियों को लाखों लाख करोड़ लोन दिया जाता है, ठीक है, जब किसानों का कर्जा माफ होगा तो भाजपा के लोगों का बड़ा नुकसान। उनको लगता है कि नहीं, सरकार के ऊपर भार पड़ रहा है। और भाई मेरे, जो निष्पक्ष पत्रकार और निष्पक्ष वक्ता के रूप में बात कर रहे हैं, वो गलत है। मैं वो ऐसा कर रहे हैं कि देखिए, ऐसा है, जो बात ये कह रहे हैं ना, टैक्स पेयर वो चाचा भी हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न तो नहीं फाइल करते, लेकिन वो नमक से माचिस, दिया सलाई और आटा तक पे टैक्स देते हैं। तो वो जो पैसा इनको मुफ्त मिलने की बात है या उसकी सुविधा मिलने की बात है, ये ज़्यादा पैसा ये देने वाले हैं। अमीर आदमी उतना टैक्स नहीं देता। टैक्स का कितना कंट्रीब्यूशन है? लगभग 2.5-3 लाख करोड़। इनडायरेक्ट टैक्स कितना आता है? डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है भाई, 10 गुना से ज़्यादा है। तो हर वो गरीब आदमी टैक्स देता है, चाहे माचिस खरीदता है, चाहे बल्ब खरीदता है, कुछ भी खरीदता, नमक भी खरीदता, आटा भी अब तो लग गया। समस्या ये है कि ये सरकार तो कफन में भी टैक्स लगा दी। पहली बार गंगा जल पे टैक्स लगा दी। तो ये जो टैक्स देने वाला आदमी है वो हर गरीब आदमी है, सिर्फ मिडिल क्लास या अपर क्लास का टैक्स नहीं है भैया। मैं तो ये कहता हूँ कि जो व्यक्ति 75 करोड़
100 करोड़ की डांसर विदेश से मंगाता है किसी आयोजन के लिए, उसका लाखों करोड़ का कर्जा माफ करती है ये सरकार। जो आदमी घर की रोटी नहीं चला पाता है, जो गरीब किसान फसल बर्बाद हो जाने पे आत्महत्या कर लेता है, उसका चंद हजार का कर्ज ये माफ नहीं करना चाहती। ये कैसा नीति है भाई इस सरकार ने? मैं आपको बताऊं, झूठ भाजपा के साथी बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, तो क्या करें, बेचारे उसी रास्ते पे चल रहे हैं। जेपी नड्डा विधानसभा 2022 के चुनाव में आए थे, यहीं चकिया में, बगल के विधानसभा में उन्होंने कहा था कि किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, आज तक नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि झूठ बोलना उनका काम है। राहुल गांधी सच कहता हूँ। भाई जो कह रहे हैं कि 1 लाख सालाना देने की बात, अरविंद सुब्रमण्यम जो आर्थिक सलाहकार थे, मोदी जी के बड़े करीबी थे, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 में 2018 में 19 के चुनाव में जब राहुल गांधी ने कहा कि घर घर 72,000, तो अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि हमने 2018 में ही ये बात आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में लिखी है, हम भी उसको करेंगे। इतना कहना था कि अरविंद सुब्रमण्यम को 6 महीने पहले आगे बात फेंक दिया गया, क्योंकि वो बात राहुल ने कही थी और राहुल ने अच्छी बात कही थी, इससे गरीब आदमी की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो गरीब आदमी खरीदेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। सवाल ये जो सवाल है मेरा, ये सवाल शायद समझ नहीं पाए। मेरा सवाल है कि आप एक आम आदमी, एक जनता को रोजगार मुहैया करा के उसको सक्षम बनाना चाहते हैं कि आप अपने ऊपर एक चुनावी लालच देके उसको कुछ सालों के लिए डिपेंडेंट करना चाहते हैं, क्योंकि आप बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज आपकी सत्ता बदल जाएगी, कल को वो स्कीम बदल जाएगा, तब वो जनता कहाँ जाएगी? क्या चुनाव के समय में इस तरह की लालच देना जनता को क्या सही है, या इसके बदले जनता ये तय करे कि मोदी जी 5 किलो राशन एक मिनट वैभव जी, नहीं है। एक मिनट सुन लीजिए, कांग्रेस वालों का डिसिप्लिन एकदम नहीं है। एक मिनट सुनिए। डिसिप्लिन बनाए रखिए, डिबेट हाँ। हम बोल रहे हैं, आप सुनिए, आप चलिए बोलिए। तो मेरा ये कहना है कि जनता को आप रोजगार देके उनको सक्षम बना के उनको जीवन भर के लिए सक्षम बनाना चाहते हैं, या उनको कुछ चंद रुपए का लालच देके अपाहिज बनाना चाहते हैं? ये डिसाइड जो है जनता को करना है, जनता को इसको सीखना है और पार्टी इस पे जवाब दे। मेरा सवाल इसका जवाब मैं जनता के पास जाना चाहूँगा, पहले मैं जनता से जवाब चाहता हूँ। तुरंत काउंटर इस पे आना चाहिए। जवाब सवाल पूछेगी, जवाब नहीं देगी। और मेरा सवाल अभी कांग्रेस से है, अगर कांग्रेस के अभी के संघर्ष को देखते हुए अगर इस बार जनता कांग्रेस को वोट अगर दे देती है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप पिछली बार की तरह जनता को नहीं ठगेंगे, और इस बार वापस अगर सत्ता में आते हैं तो आप क्या क्या सुविधाएं जनता को देंगे? एकदम साफ साफ शब्दों में जनता को बताइएगा। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो जनता को क्या से क्या देगी, बताइए वैभव जी। ठीक है, बात पहले आपके जवाब को थोड़ा सा लंबा है तो बाद में देता हूँ भाई के जवाब। इन्होंने कहा कि गरीब आदमी को मुफ्त दोगे तो गरीब आदमी बिगड़ जाएगा। गरीब आदमी को क्या मिल रहा है? अरे सुन लीजिए, सुनिए, आप सवाल नहीं सुनिए। मेरा कहना है कि पार्टियों का इस तरह से चुनावी समय में लालच देना क्या सही है या गलत है, और पार्टी इनको हमेशा के लिए सक्षम बनाना चाहती है कि केवल चुनाव के समय कुछ लालच देके एक इनडायरेक्ट, मैं कह लूं कि इनडायरेक्ट लालच देना चाह रही है। अभी मोदी जी 6,000 सालाना देने लगे। अरे भाई, उनका कर्जा माफ नहीं कर रहे हैं और सालाना 6,000 देने की बात कर रहे हैं, तो ये किस तरह का लालच है? ये इनडायरेक्ट घूस नहीं है? पहले जाके जनता को राहत, आपकी बात पूरी हो गई। जनता को राहत की बात करती है कांग्रेस। हमारा जो संविधान है वो लोक कल्याणकारी संविधान है, लोग के लिए काम करता है, इसलिए जो महंगाई से त्रस्त जनता है उसको राहत देने के लिए हम ये बात कर रहे हैं, और उसको सक्षम बनाने के लिए हमने कहा है कि 30 लाख नौकरी देंगे, हर उस पढ़े लिखे युवा को अप्रेंटिस 1 साल तक कराएंगे। अगर कोई बच्चा टाटा में या ताज में अप्रेंटिस 1 साल कर लेगा तो उस युवा को कोई भी होटल वाला अच्छे पैकेज पे हायर करेगा। ये हम बेकार नकारा नहीं बनाते। दूसरी चीज, भाई ने सवाल जो कही 6,000 साल का दे मोदी, वो फ्रीबी नहीं है। 5 किलो राशन देंगे और 5 साल देंगे, वो फ्रीबी नहीं है। लेकिन
भैया जो कॉर्पोरेट को लाखों करोड़ रुपए माफ किया जा रहा है, एक मिनट, वो क्यों नहीं? इनका सवाल अलग है भैया। ले हेलो, इधर ले, एक मिनट इधर ले। जनता के सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। एक मिनट, इनका जो पूछना है कि वो जो 6,000 दे रहे हैं, क्या वो उचित है? उस 6,000 के बजाय, जस्ट मिनट, उस 6,000 के बजाय हम क्यों ना कोई अपना ऑप्शन दें रोजगार का, जो आपका कहना है। ये हमारे हिसाब से ये एक अच्छी क्वेश्चन है। मैं उस पे उसी पे, वही चीज पे जवाब चाहिए आपसे। देखिए, महंगाई से जनता पूरी तरीके से टूट, सही बात है, लोगों का घर चलाना मुश्किल हो गया है। ठीक। इस वजह से अगर उन महिलाओं को देंगे तो जो महंगाई से घर की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है, उसमें उसको राहत मिलेगी। और हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ इसी तरह चलते रहेगा और हम कुछ करेंगे नहीं। रोजगार के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए, नौकरी के लिए हमने वादे किए हैं। किसान को उसकी एमएसपी का कानून देने की हमने बात की है। अब उस पब्लिक की बात का जवाब हम दे रहे हैं। हमने कहा कि हम नौकरी देंगे, और इंडिया गठबंधन ने बिहार में 2.5 लाख लोगों को नौकरी देके वो सत्यापित किया है। हमने कहा 500 का गैस सिलेंडर देंगे, जिससे गरीब आदमी को राहत मिलेगी। राजस्थान में हमने करके दिया। हम सरकार में आएंगे, आपके सवाल का जवाब ये है, जब सरकार में आएंगे तो पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, जिससे उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी। एक मिनट, इस बात को कंप्लीट कर लें। हम जब सरकार में आएंगे तो एमएसपी का कानून देंगे। हमने 3500 रुपए क्विंटल छत्तीसगढ़ में धान का एमएसपी दे के दिखाया है। तो हम जो कहते हैं वो हमेशा पूरा करते हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो कभी पूरा नहीं। मोदी जी की बात नहीं है यहाँ ये बात आ रही है। आपका जो क्वेश्चन है कि जो आप 6,000 रुपये दे रहे हैं, इसके बदले में जो रोजगार का क्या मैप है आपके पास? आम पब्लिक को जो रोजगार देंगे उसका क्या कोई मैप है आपके पास? कांग्रेस के पास कोई मैप है जिससे हम कांग्रेस को सत्ता में ले आए? हर उस शिक्षित युवा को अप्रेंटिस देने की बात हम कर रहे हैं। जब उसको अप्रेंटिस देंगे तो उसके लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। हमने यही बात कही कि जब हम अप्रेंटिस देंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा कि नहीं। और जितनी योजनाएं हमने पहले से लॉन्च की है, मनरेगा के मजदूर को हमने प्रतिदिन महंगाई के हिसाब से 400 रुपए देने की बात कही। मोदी सरकार ने क्या किया कि 5,000 करोड़ उसके बजट में कटौती कर दी। जो मनरेगा की बात करते थे कि नहीं ये तो भ्रष्टाचार का अड्डा है, उसी मनरेगा ने पूरे कोरोना काल में गरीबों को संभाला और मोदी जी उसी की तारीफ करने लगे। इसलिए क्योंकि कांग्रेस दूरगामी फैसले लेती है, गरीबों के लिए सोचती है। तो सवाल ये है, हम पुरानी पेंशन की बात करते हैं, हम एमएसपी की गारंटी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि सस्ती बिजली होनी चाहिए, हम कहते हैं कि सस्ते उर्वरक होने चाहिए, हम कहते हैं कि 500 रुपये का सिलेंडर सबको मिलना चाहिए, हम कहते हैं कि जो नौकरियां 30 लाख पद खाली हैं, जो मोदी सरकार ने लगभग इनके आंकड़ों के अनुसार 9.5 लाख करोड़ पद इन्होंने रद्द किया है, इन सारे पदों पे हम भर्ती करेंगे। और जब एक युवा को नौकरी मिलती है तो उसकी 3 पीढ़ियां संवर जाती हैं। एक उसके पिता की पीढ़ी संवर जाती है, एक उसकी पीढ़ी संवर जाती है और एक उसके बच्चों की पीढ़ी संवर जाती है। और ऐसे हम देश और समाज का उत्थान करना चाहते हैं। धन्यवाद। बताइए विवेक जी, आप भी बोलना चाह रहे हैं कुछ? जैसे हमारे भाई ने कहा कि इजराइल की वो योजना है, इजराइल में ऐसा होता है। इजराइल की आबादी उन्हें पता है? इजराइल में कोई बेरोजगार नहीं है। बहुत अच्छी बात कह रहे थे, वो भूल गया मैं। इस पे आप जवाब दे लें तो मैं बताता हूँ। इजराइल की आबादी उन्हें पता भी है नहीं है? इजराइल की आबादी काफी कम है, मुझे लगता है 1 करोड़ के आसपास लोग। तो वहाँ वो जरूरी है क्यों? क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने भूगर्भ के हिसाब से फिलिस्तीन से घिरा हुआ है। और अक्सर आपने देखा अभी इजराइल फिलिस्तीन में आप बताइए, आप मेरी पहले बात पूरी कर दीजिए। आप ही की बात पहले बताइए। तो वो तर्क तो वहीं कट जाता है, ठीक है। उसके बाद इनका कहना था कि एक मुश्त पैसा दे रहे हैं, फ्री में नहीं करा रहे। मेरे कहने का मतलब ये, आप उनसे पेंशन छीन लो, आप उनसे सुविधा छीन लो, आप उनके शहीद का दर्जा न दो। कर क्या रहा है वो उनके साथ? वो अपने पूरे आत्मबल से लड़ेंगे। सबसे बड़ा सवाल पीछे होकर बैठिए आराम से, आप बोले बहुत। देखिए, अग्निवीर पे मैं 2 लाइन बहुत जरूरी है। नहीं कोई जरूरत नहीं। अग्निवीर पे मेरा ये कहना, बहुत सही कह रहे थे अभी गुप्ता जी, इजराइल की पॉपुलेशन बहुत कम है और वहाँ बेरोजगारी नहीं। वो बहुत सक्षम
देश में, तो वहाँ कोई बाई चॉइस फोर्स में नहीं जाता। इस वजह से चूंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है और कोई देश की रक्षा के लिए कौन जाएगा, हर किसी के पास पैसे है, रोजगार है, तो देश की रक्षा कौन करेगा। इस वजह से इजराइल में सैन्य सेवा कंपलसरी की गई, जिससे कि हर व्यक्ति 4 वर्षों के लिए देश की सेवा करेगा और उसके बाद देश सुरक्षित भी रहेगा और किसी को सेना में जाके रोजगार नहीं चाहिए। लेकिन आज भारत की स्थिति है, सैन्य गौरव के साथ यहाँ लोग रोजगार के लिए जाते हैं। और जो इस सरकार ने किया कि जो शहीद होगा उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, ये उस सैन्य प्राइड के साथ उन्होंने छलावा किया है। इस वजह से कि मैं चैलेंज के साथ आपको कहता हूं कि किसी भी पारंपरिक भाजपाई जनसंघी या आरएसएस के घर में कोई व्यक्ति सेना में नहीं होगा तो उसको क्या पता कि सेना में जाने का गौरव क्या है, शहादत का गौरव क्या है, ये बात नहीं समझते हैं। और जो व्यक्ति शहीद होता है सेना में, उसका परिवार का देखभाल का जिम्मा हमारे देश का होता है। ये हमारी सैन्य परंपरा रही है जिसको इन्होंने खंडित किया है, ये मैं कहता हूं। बोलिए। कांग्रेस के लोग समाज में आके ये बात बोलेंगे, बेरोजगारी है, पानी नहीं है, जल नहीं है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, 47 से 14 तक और अब रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, बेरोजगारी, इन सबों की बात कांग्रेस करेगी। मतलब मैं सोच कर स्तब्ध हो जा रहा हूँ कि कांग्रेस अभी भी आ रही है और क्या कह रही है, 47 से 14 तक रहने के बाद भी रोटी, कपड़ा, मकान, सीवर, पेयजल, मतलब क्या बताइए। बस एक मिनट वही 70 साल रहने के बाद वर्तमान सरकार को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। आत्महत्या करने की बात है। 70 साल रहने के बाद भी 5 किलो राशन देना पड़ रहा है, ये आत्महत्या करने की बात है। मैं भाजपा मैं रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, कहाँ भारतीय जनता पार्टी ने शहीद का दर्जा छीना है आर्मी वालों को। एक मिनट, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। कश्मीर में सेना को जूता से मारा जाता था, कभी नहीं मारा गया, वीडियो है, गलत बात है ये, गोली चलाने का कभी नहीं मारा गया था। एक मिनट बैठ जाए, आर्मी मैन बैठ जाए, एक मिनट। एक वर्ग नाराज न हो जाए उसके लिए आर्मी को जूता खाना पड़ता था। नहीं गलत है, दौड़ा के गोली मार रही है, गलत बात है ये। सेना के पास कारतूस नहीं था, सेना के पास 25 किलो का वर्दी हुआ करता था, आज 7 किलो की पूरी वर्दी नीचे से ऊपर तक बोले। और आप बात कर रहे हैं रोटी, कपड़ा, मकान की। सुनिए, अब सुन लीजिए। देश के पार्लियामेंट में वह काला दिन परमाणु करार पे हस्ताक्षर के लिए नोट का बंडल उड़ाया गया। आप बात करेंगे, आप देश के 125 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। नहीं तो जाइए, आप डिबेट मत करिए, जनता के बीच में जाइए और इन समस्याओं को गिनाइए, तो जनता पूछेगी कि तुम 70 साल रहे फिर भी हमको 5 किलो चावल लेना पड़ रहा है। 70 साल रहने के बाद भी हमको 5 किलो चावल लेना पड़ रहा है। ये कांग्रेस क्या बात करेगी? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 3 बार नार्को टेस्ट कराया गया। गूगल करिए, विश्व के इतिहास में किसी भी महिला या पुरुष को, किसी भी आतंकवादी को 3 बार नार्को टेस्ट हुआ है। नार्को टेस्ट का मतलब क्या होता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मालेगांव में बम विस्फोट हुआ था, एक मस्जिद के बाहर बम विस्फोट हुआ था, इसे बनारस के संकट मोचन में, इसे बनारस के दशाश्वमेध पे, इसे बनारस के कैंट स्टेशन पे, फैजाबाद रेलवे स्टेशन पे, अयोध्या में बम विस्फोट हुआ। कितनी जांचें हुई आपकी सरकार की केंद्र के अंदर? हुआ जांच हुआ, सजा भी हुआ है। एक मस्जिद के बाहर विस्फोट हुआ, कर्नल श्रीकांत पुरोहित को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जीते जी मृत्यु के कगार पे पहुंचा दिया गया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आज जनता के बीच में डिबेट करने जा रही है। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता सब समझ रही है। एक मिनट, इधर ले आइए माइक। बताइए। बम ब्लास्ट में सजा नहीं मिला था? मुझे बस ये सवाल, ब्लास्ट में सजा नहीं मिला था? मुझे बस ये सवाल पूछना है कि देखिए, क्या कोई व्यक्ति शौक से, क्या कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से गरीब होता है? जो ये बोला गया कि सरकार लोगों को पैसा दे के आलसी बना रही है, मेरा बस ये पूछना है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से गरीब रहता है?
और कौन ऐसा व्यक्ति है जो एक सुविधा अपने जीवन में अच्छा बेहतर नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि हमको अब 6,000 मिल गया, हम कामचोर होकर पूरी ज़िंदगी कामचोर रहेंगे। ऐसा कौन है जो ये नहीं चाहता है कि वो जिस जीवन स्तर पे है अपने ही जीवन काल में और अच्छे जीवन स्तर पे जाए और उसका परिवार और अच्छे जीवन स्तर पे जाए। तो इसके लिए अगर सरकारें प्रयास कर रही हैं तो इसमें क्या गलत है? शताब जी, आप बताइए। मेरा क्वेश्चन उनसे था जो आप वो उनसे भी है, ये आरएसएस वाले चलिए मैं बता देता हूँ आपको। मैंने ये नहीं कहा कि ये देना गलत है, पर ये चुनाव के समय में इस तरह का लालच देना क्या सही है? और कांग्रेस के समय के भी आंकड़े और बीजेपी के समय के भी आंकड़े ये बताते हैं कि युवा रोजगार के मुद्दे पे कांग्रेस भी फेल रही है और भाजपा भी आज फेल ही है। अभी पहले तो ये आलम था कि कोई भी परीक्षाएं होती थी, लीक होती थी, पता ही नहीं चलता था। लीक होने के बाद उस पर लीपापोती कर दी जाती थी। आज भी परीक्षाएं लीक हो रही हैं। अभी पुलिस की भर्ती की परीक्षा लीक हुई, उस पर जो है उसके बाद आरओ का लीक हुआ। क्या सरकार ने इस पर कुछ काम किया? बाद में कैंसिल कर दिया। तो ये जवाब तो देना पड़ेगा। और क्यों वो कहते हैं 6,000 देंगे, ये कहते हैं हम साल में 1 लाख देंगे। तो ये चुनाव के समय ही लालच देते हैं, उसके बाद ये लोगों के दिल के तकलीफों का जो है मुआयना लेने क्यों नहीं जाते हैं? चुनाव के समय में ही पार्टी के लोग दरवाजे पे जाते हैं। मैं सभी पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि चुनाव के बाद ये अपने एसी कमरे में बैठ के, एसी कारों में बैठ के घूमते हैं, तब आपके बीच क्यों नहीं आते? 5 साल में 1 बार आते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को भत्ता देना गलत है, पर चुनाव के समय ये लालच देने के बाद आप गायब हो जाते हैं। इस पे आपका क्या जवाब है? मेरा सिर्फ यही होता है। आप बताइए। आप ये सोचिए ना, ये ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि सब लालच देते हैं। सबका ले लीजिएगा। अच्छा, कोई सेवा देना ही सब गलत है। ये 10 साल पहले और अभी में पूरी योजना पाता कौन? स्टार्टअप की अगर बात की जाए, इस टाइम स्टार्टअप कितना था रेशियो, आज कितना है? 2014 तक स्टार्टअप का रेशियो 1 लाख क्या 50,000 तक नहीं था। आज स्टार्टअप का रेशियो 35 लाख से ज्यादा है। पहली चीज तो इस समय जो भी डेटा आ रहा है सब 100% गलत है, उसका कोई वजूद नहीं है, केवल बोल देना है ये डेटा वो डेटा। और दूसरी चीज, आप बीजेपी के हैं ना आप भाई साहब, आपने जो कहा अन्न के बारे में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश में एक अन्न नहीं पैदा होता था। अब ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर पैदा होगा तो 5 फीट का नहीं पैदा होगा, वो जब भी पैदा होगा छोटा ही होगा। धीरे धीरे हम पाल के बड़ा करते हैं, और जब हम पाल के बड़ा करते हैं तब वो कमाने लायक होता है। आज हमारा देश अन्न को एक्सपोर्ट करने लायक है, अब हम अन्न एक्सपोर्ट करते हैं। ये कांग्रेस की देन है, ना कि भाजपा की देन है। इनको दीजिए। जो ही बात बोलिए एकदम एक्चुअल बोलिए, हवा में मत बात करिए। एक हमारी ऑडियंस की भी तरफ से एक सवाल है, ये सबके लिए होगा। जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि जैसे सरकार की तरफ से जो लोग हैं इतना सरकार की अच्छाई बना दे रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट हिंदुस्तान से अमेरिका से बाहर चले गए दूसरे ग्रह पे, और विपक्षी इतनी बुराई कर दे रहे हैं कि हम लोग किसी लायक नहीं है, पाकिस्तान से भी लायक है। तो मौजूदा समय में बात करिए इलेक्टोरल बॉन्ड की, हाँ। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि बीजेपी को 6880 मतलब 6900 करोड़ के करीब इलेक्टोरल बॉन्ड मिलता, और ऐसा बॉन्ड मिलता है जिनके यहाँ ईडी छापा मारती है, 3 दिन बाद आदमी वो पैसा दे देता है, उसके बाद वो छूट जाता है। सबसे बड़ी चीज गुप्त रखा गया। गुप्त रखा क्यों गुप्त रखा? और उन्होंने SBI जैसे संस्था को, जिस संस्था के पास 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी है, उनको इलेक्ट्रो बॉन्ड की डिटेल बताने में 40 दिन चाहिए था, और वही सुप्रीम कोर्ट ने जब डंडा चलाया तो उन्होंने 3 दिन में वो डिटेल दे दिया। इसे 24 घंटे और 1 दिन पहले दे दिया, और वो भी अभी पूरा नहीं दिया है। अभी कुछ 70 बाकी पेजों है। का शायद लगभग वो है, वो आज आया, लेकिन शायद मंडे को आएगा। क्या इस पे आप क्या माने कि चुनाव निष्पक्ष होगा? ये बीजेपी के जवाब दे लो, हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता जवाब 6800 करोड़ के देश की आबादी से भी बांटेंगे ना। लगता है कि ये सवाल सबसे होना चाहिए, सारी पार्टियों से, क्योंकि नहीं सर, नहीं, सारी पार्टी से नहीं होना चाहिए। ये बीजेपी ने इसको गुप्त चंदा बनाया है। पहले भी दिया जाता था, हमें नहीं कहेंगे गलत है। इस सवाल के जवाब नहीं सर, ये सुन लीजिए
बीजेपी ने इसको गुप्त बनाया है। बीजेपी ने पहले के चंदे आरटीआई के थ्रू मालूम होते थे, डिपार्टमेंट है, आज जो आरटीआई के थ्रू भी हम नहीं जान सकते। चंदा लिया जा रहा है एक इनडायरेक्ट वे में, आप कहे चाहे माने चाहे ना माने। आज छापा पड़ता है, 5 दिन बाद इलेक्ट्रॉल बस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पहुंच गया। ऐसी कंपनी कौन सा मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो बेचारी कमाई है 70 करोड़ रुपए और 800 करोड़ रुपए का उसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे दिया है। भाई साहब इतना धमाऊ नहीं कमाते कि जितना कमाए उससे ज्यादा चंदा दे दे। ये भाजपा के प्रवक्ता कृपया इसमें नहीं भाजपा का जो ये सवाल है इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, आज का हमारा जो जनता रॉक्स का लाइव स्टूडियो है, ये आज का आखिरी सवाल इलेक्ट्रोल बॉन्ड का। हम एक एक करके अपने सारे वक्ताओं से इसका जवाब जनता के लिए जानेंगे। सबसे पहले हम सरकार से जानना चाहेंगे, सरकार के प्रतिनिधि से। पहले धान चावल कुछ भी पैदा नहीं होता था जब कांग्रेस आई थी, न एक IIT था न एक IIM था, एकदम मैं जानता हूँ। लेकिन क्या चावल धान, आपने ये भी कहा कि कोई 5 फीट का बच्चा पैदा नहीं होता। हाँ। तो क्या जो बच्चा है, जो नौजवान था, रोजगार से भरपूर था, सुख संपन्न था, वो 10 साल 14 से 24 में ही बेरोजगार नहीं ठल्ला हो गया? नहीं, आज भी देश में अनाज का भंडार है, आज भी देश में अनाज का भंडार है। और ये अनाज का भंडार 10 साल में नहीं आया है, ये हमारे 70 साल से आया है। पहले बाहर से अनाज आता था, अब हम अपने देश में पैदा करते हैं। बिल्कुल सही कहना है, लेकिन अभी यहाँ और भी मेरे भाई लोग हैं जिनको बेरोजगारी समस्या सब कुछ इन 10 सालों में नजर आ रहा है। ऐसा है, एक मिनट, अब मेरी बात सुन लीजिए। मैं जनता हूँ, हमने कांग्रेस को उठाव के फेंका। क्यों? क्योंकि हमारे हिसाब से कांग्रेस भ्रष्ट थी, कांग्रेस से अच्छा शासक चाहिए था हमें, लेकिन यहाँ हमें कांग्रेस से बुरा शासक मिला है, तो हम उसी को क्यों ना रखें? पब्लिक के हाथ में है, इसलिए लोकतंत्र का पर्व नहीं, अब पब्लिक के हाथ में नहीं रह गया है, अब पब्लिक के हाथ में नहीं रह गया साहब। मैं जानता हूँ मुझे ओपनली नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब पब्लिक के हाथ में नहीं रह गया है। बस जी, क्या मेरा मतदान मेरे हिसाब से नहीं जाता है, आपको भी मालूम है, ये सब जानते हैं। देखिए, हमारा आखिरी मुद्दा था इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का। बस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चर्चा अब अपना खत्म होता है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का। आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए। जैसे अभी अंकल जी कहे कि तमाम चंदा मिल रहा है, तो क्या इससे निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? इससे हमको ऐसा लगता है कि पैसे से और निष्पक्ष चुनाव से क्या तात्पर्य है, मैं नहीं जान पा रहा हूँ। इसका मतलब कि आप पैसा लेके मतदान करते हैं, इसका मतलब हुआ कि आप पैसा लेंगे, भाजपा देगी और आप मतदान कर देंगे। पहले आप अपना कैरेक्टर देखिए, 140 करोड़ लोगों के कैरेक्टर पे आप प्रश्न उठा रहे हैं कि जनता पैसा लेकर। सर एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन करना है सर, एक क्रॉस क्वेश्चन है, प्लीज एक क्रॉस क्वेश्चन। एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस बच्चे को कैसे ट्रीट करें। बच्चे के ऊपर छोड़ देंगे तो बच्चा तो दिन भर खेलेगा, मास्टर का काम है। तो यहाँ पे ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है, यहाँ सिस्टम का काम है, सही से इलेक्शन कराना सिस्टम का काम है। और ये अगर सिस्टम में पैसा देगा कोई, तो हम और आप नहीं दे सकते, वो गवर्नमेंट ही दे सकती है। अभी जैसे आपने कहा कि चुनाव आयोग से लेकर के इलेक्शन कमीशन से लेकर के ID, EP, CBI सब भाजपा के जूता के नीचे है। यदि सब जूता के नीचे है तो फिर पैसा हम ये नहीं कह रहे हैं, पैसा क्यों देगी भारतीय जनता पार्टी? जी समय का थोड़ा सा भाव है, उनको भी मौका दें। आप लोग के पास 1-1 मिनट का समय, अब 1 मिनट में अपना जितना बड़ा से जो जानकारी है, जो जनता है वो आप लोग कर सकते हैं, अपने अपने तरफ से कराएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड, ये मुद्दा मैंने अभी कुछ देर पहले ही उठाया था और मेरा पार्टियों से सवाल था कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जो ये छुपा हुआ चंदा ले रहे हैं, इसका ये पैसा किसका? मैं ये पहले भी पूछ चुका हूँ और अभी भी पूछ रहा हूँ, ये पैसा किसका है? और दूध की धूली तो कोई पार्टी नहीं है। आज जनता के पास एक स्वच्छ पार्टी का कोई भी ऑप्शन नहीं है। आज कांग्रेस को हटाए बीजेपी आए, बीजेपी भी वही लीता पोती करेगी, फिर कांग्रेस में वही करेगी। यानी मोर एविल लेस एविल, बुरा बहुत बुरा कम बुरा, इसी में चुनाव कर रहे हैं। तो इस पे जो है इस देश का शासन क्या काम कर रहा है? और माननीय प्रधानमंत्री जी जब ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आज जिस उम्मीद से जनता 2014 में उनको लेके आई, उन्होंने चिल्ला के कहा कि ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं एक बिना किसी परिवार वाला व्यक्ति हूँ, मैं ईमानदारी से काम करूँगा।
तो फिर उनके इतने नेता भ्रष्ट हो रहे हैं। अभी जो है सत्ता गिरेगी तो सबका सामने आ जाएगा। तो पहले भाजपा वाले यही जवाब दे दें कि अभी अभी जो है ये भाई साहब बता रहे थे 69,000 करोड़ की बात कर रहे थे, 6900 करोड़ की। मैं अभी 2023 का रिकॉर्ड में देख रहा था। ADR एक संस्था है जो इस पे जो है रिपोर्ट जारी करती है, वो जो है एक NGO है। तो वो जो है अभी 5,000 करोड़, उस पर कांग्रेस पे 1,000 करोड़ और बाकी पार्टियों पे 500 कुछ करोड़ का चंदा डिसाइड की है। तो यह तो सारी पार्टियों को खुल के आना पड़ेगा। अपने मैनिफेस्टो में क्या ये बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, क्या सभी पार्टियां तैयार है ये बताने के लिए कि किसका चंदा मुझे कितना आया और उस चंदे के पैसे का प्रयोग मैंने कहाँ किया। इसी के साथ मैं अपना बात खत्म करता हूँ। अरे मतलब ये क्या करना क्या बोलो भाई, मतलब संघ वाले सुपरसीड हो गए, सुप्रीम बॉडी हो गए क्या? बोले अरे आप बड़े हैं, आपके पास तो अरे बोलो पहले भाई। ये सब बोलिए अरे बोलो भाई। अब पेट्रोल बॉन्ड की अगर बात की जाए, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार 18 राज्य में है, 18 राज्य में है। चंदा काम कर रहा सब साफ साफ दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस तीसरे नंबर पे है। एक राज्य में सरकार है, उसके पास कहाँ से आ रहा है? या उसको बाहर क्या फंडिंग मिल रही है? सर अगला चोर है, इसका मतलब कि मैं भी चोर हो जाऊं? चोर की बात हम नहीं, क्या कहने का मतलब कि देखिए बात वो नहीं है। हम ईमानदार समझ के आपको लाए हैं गद्दी में। हम जानते हैं कि आप बढ़िया सरकार चलाएंगे। भाई वो तो चोर है, उनको तो हटाइए, उनको उनकी बात कौन कर रहा है? हम दूसरे से तुलना नहीं करेंगे। हम तो जानते थे कि बीजेपी बेस्ट है, तो भाई हम जो बेस्ट है उसी से क्वेश्चन करेंगे। सुनिए, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड का जनक कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन शुरू किया इसको? मोदी जी ने शुरू किया। तो सवाल उनसे बनता। दूसरी चीज, ये जो डेटा जारी हुआ है उसमें ये हुआ है कि वो अपना हम लोग से जो डेटा आया है उसमें ये आया है कि एक तरफ वो कंपनी जिसकी कमाई भी उतनी नहीं है, 100 करोड़ कमाई नहीं है, वो 1300 करोड़ चंदा दे देती है। मतलब ये काला धन को सफेद करने की मोदी योजना है। एक बात। दूसरी बात, ईडी और सीबीआई को जब वो भेज के अगले हफ्ते इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेते हैं, इसका ही मतलब है कि सरकार ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स का उपयोग करके धन उगाही कर रही है। तो सवाल मोदी जी से इसलिए उठ रहा है, कांग्रेस को भी कौन दे रहा है? आज भी देश में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये जो अडानी अंबानी एंड कंपनी का मोनोपोली है वो खत्म हो। तो कुछ लोग भाई कांग्रेस को भी दे रहे हैं, विपक्ष के लोगों को भी दे रहे हैं। ये बड़ी बात है। तो हम तो चाहते हैं कि सारी चीजें ओपन हो। कौन नहीं चाहता था कि ये डेटा जारी हो? कौन नहीं चाहता था? सुप्रीम कोर्ट में भाजपा सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये डेटा जानने का जनता को कोई अधिकार नहीं है। मतलब ये सरकार चुराना चाहती है, ये सरकार चोरी कर रही थी। इन बातों को आप समझिए। तो इस सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड का नया भ्रष्टाचार का धंधा शुरू किया, तो सवाल उससे होना चाहिए। हम तैयार हैं, चाहे किसी पारदर्शिता की बात हो। और इनको नहीं पता है 2005 में हमारी सरकार ने सूचना का अधिकार कानून लाया, भाजपा विरोध कर रही थी। बस 30 सेकेंड। आरटीआई का कानून कांग्रेस लाई और 9 साल में मात्र 2700 आरटीआई रिजेक्ट हुई। मतलब हर साल 300 आरटीआई रिजेक्ट हुई। लेकिन अब मोदी सरकार के पहले 2 साल 14 से 16 में 9000 आरटीआई रिजेक्ट हुई। मतलब हमारी सरकार जब थी तो वो जनता को सूचना देना चाहती थी और मोदी सरकार जनता को सूचना नहीं देना चाहती है। इसीलिए ज्यादातर जो सूचना आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, नहीं हो रही है। धन्यवाद। बताइए विवेक जी। जैसा भाई साहब ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सभी पार्टियों की क्या राय है, उसमें हमारी पार्टी की राय का बिल्कुल साफ है। हमारी पार्टी को आप अगर
अगर आप डेटा देखेंगे तो मात्र 0.45% के आसपास ही चंदा मिला, लगभग 45 करोड़ रुपए के आसपास। जैसा कि हमारे भाई वैभव त्रिपाठी जी ने कहा कि इसका इंट्रोडक्शन ही बीजेपी ने किया। तो सवाल हमेशा उससे उत्पन्न हो जाए कि आपने ऐसी पॉलिसी क्यों लाया जिसमें पारदर्शिता का अभाव था। तुषार मेहता बार बार डेट को एक्सटेंड करने को बोलते हैं SBI की वजह से। ये क्या चल रहा है? तो इससे ये साफ साफ है कि इसमें सरासर बीजेपी का एक घुरक धंधा है। CBI के जरिए लेवल प्लेइंग जो हमारा ग्राउंड है उसे खत्म करना है और चुनाव को इसी तरीके से जीतने का इनका पूरा ध्यान है। धन्यवाद। आइए अपनी जनता के पास चलते हैं। हमारी जनता के भी कुछ सवाल हैं जो पूछना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है बीजेपी से कि इस बार मानते मोदी जी आएंगे, इस बार मोदी जी आएंगे तो क्या 15 लाख रुपए आ जाएगा अकाउंट में? आएगा आएगा नहीं तो आने वाले चुनाव के बाद ही देखा जाएगा। पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं, जुमला था वो। जो भैया ने बोला कि मतलब आप लोग मतदान पैसा लेके मतलब किए होंगे, ठीक, ये सवाल था, ठीक, ये सवाल था, हमें ये अच्छा लगा ये सवाल, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर इसमें ये है कि जब पैसा इतना घोटाला उसमें हो ही जा रहा है तो पैसा क्या हम लोग घंटा हम लोग पास आएगा? चलिए वो समय के साथ चुनाव का आपको पता चल जाएगा। बताइए। अगर ये 3 उंगली अगर एक साथ है तो आप अकेले कैसे बीच पड़ जा रहे हैं? एक मिनट, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। लड़ाई लड़ रहे हैं आप, ड्रग्स की लड़ाई लड़ रहे हैं, 3 पार्टियां अगर एक साथ हो रही है, राजनीति कैसे आप लोग जीत जा रहे हैं? सच की लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग, तब पर भी कैसे जीत के आ रहे हैं? चलिए आज के जनता रहो आपका यही समाप्त होता है। नमः पार्वती पते। अच्छा, जनता की तरफ से कितना नंबर दिया जाएगा भाजपा को? कितना नंबर दिया जाएगा? कांग्रेस को नहीं, जो सत्ता में नंबर उसी के होते हैं। हमको तो जब आएंगे तब बताएंगे। अरे महाराज न देखो आई कौन जानी हमें के मना करा तुम्हें और ये लोग अदरवाइज मत लीजिएगा। अरे ये क्या है? ये यहाँ ससुरा मंच पे बैठने हमें चुप ना रखिए। चलिए भाई बैठो। साहब ने सुनिए, फोन देखे भैया एक ग्रुप फोटो हो जाए, देखें ग्रुप फोटो ले लिया।